11th लेक्चर है आज, हैं? आ जाओ। चलिए, हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक, फैक्टर्ड एडिशन बाय चलिए, इसी को हम लोग कंपोनेंट मेथड भी बोलते हैं। कंपोनेंट मेथड और रिजोल्यूशन मेथड सेम चीज़ है। हेडिंग दे दीजिए। चलिए, देखिए यहाँ पर वेक्टर को हमको ऐड करना है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल फर्स्ट क्या लेंगे, एक्स वाई एक्सिस है, इसमें एक वेक्टर मान लीजिए p है और p वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 20 न्यूटन है, ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। और एक वेक्टर, ये वेक्टर मान लीजिए q वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 30√2 और एंगल कितना है ये 45 डिग्री, ठीक। एक वेक्टर आप इसको ले सकते हैं, ये r वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10√2 या 10 न्यूटन ले लीजिए, सारे फोर्सेस एक ही रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। एंगल ये कितना है 53 डिग्री। तो आपको निकालना है क्या, लेट मान लेते हैं कि F बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P Q R। तो लिख सकते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R। तो ये हम लोग पहले कैसे ऐड कर रहे थे, ये यदि हमें पहले ऐड करना होता तो हम लोग किसके थ्रू ऐड करते, पॉलीगन लॉ के थ्रू, क्योंकि दो से अधिक वेक्टर्स तो ट्रायंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें दो या दो से अधिक वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये चीज़ आपको करना भी है। रिजोल्यूशन मेथड में जैसे मान लीजिए वेक्टर P, उसका रिजॉल्व करेंगे तो एक एक्स एक्सिस में आएगा, फोर्स आएगा ना। तो जैसे एक्स एक्सिस में ये आया, इसको कैसे लेंगे, तो वर्टिकल ड्रॉ करने से आएगा। कुछ स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, ये बात को नहीं समझते हैं, वो क्या करेंगे ना कि ये फोर्स का यहाँ तक दिखा देंगे, आगे तक, थोड़ा भावुक हो जाते हैं, आँख में आंसू आ जाता है उस समय, और वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसका y कंपोनेंट जो निकल के आएगा, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए भी वर्टिकल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एक कंपोनेंट आया और यहाँ से यदि हम ऐसे मिलाएंगे तो एक ये कंपोनेंट आएगा। दैट्स वाई दिस रेजोल्यूशन मेथड ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर, क्या बोले थे ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो रेक्टेंगल दिख रहा है ये, इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक ये वाला जो, मान लीजिए कि इस वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, p है ना, तो इसको हम px नाम देंगे। तो क्या ये वेक्टर px है, तो ये वेक्टर भी px होगा? बोलिए क्यों होगा? हाँ, अपोजिट साइड पैरेलल है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं करता है। तो रेक्टेंगल बनेगा कैसे? दो वेक्टर ही है हमारे पास, एक तो px है एक py है, तो लेकिन रेक्टेंगल कैसे बनेगा? पैरेलल शिफ्ट करने से। तो ये px है ये भी px, और यदि हम इसका नाम py रख रहे हैं तो ये भी क्या होगा? बेसिकली ये py होगा तो ये भी py होगा। अब ये क्या हुआ? रिजॉल्व हो गया। अब रिजॉल्व हो गया तो ये इसका x कॉम्पोनेंट और ये y कॉम्पोनेंट आया। और आपको पता है कि इसका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट क्या होगा? x क्या होगा? 20 cos 37। सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है। cos 37 का वैल्यू बोलिए 4/5। तो 5 यहाँ होगा कितना? 4 टाइम्स में, तो आ गया ये 16 न्यूटन। यानी px कितना होगा और py कितना होगा? py का मैग्नीट्यूड ले तो ये हो जाएगा p sin 37। आपको पता है कितना होगा? 3/5। और ये कितना है? 20। तो ये 20 हो गया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 12 न्यूटन। ठीक, और अब इधर रिजॉल्व हो गया एक, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 12 न्यूटन है। ठीक है, अब Q के लिए हम लोग सोचते हैं, P का तो काम हो गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 2 मिनट के लिए देखिए। वेक्टर P कैन बी रिटन एज px प्लस py, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वेक्टर P इज़ इक्वल टू px की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 16 न्यूटन आई कैप और प्लस 12 न्यूटन जे कैप। ये वेक्टर P को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए वेक्टर Q की बात करते हैं। तो वेक्टर Q का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, तो एक कंपोनेंट ये होगा क्या ये? तो एक कंपोनेंट ये होगा, तो इस कंपोनेंट में आप आई कैप लेंगे या माइनस आई कैप लेंगे? तो पहले तो इसको करेंगे तो 30√2 और कितना होगा? cos 45, यही बनेगा QX बनेगा। अच्छा, और ये 30√2 और इंटू 1/√2, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ? 30 न्यूटन। अब y में चले आइए, तो y में एक वेक्टर और पैरेलल बनेगा, मतलब py और pq py और qy दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, अब qy वेक्टर क्या बनेगा? qy वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 30√2 sin 45, तो 30√2 इंटू 1/√2, तो कैंसिल आउट हुआ क्या? 30 न्यूटन। इससे हमें एक चीज़ और समझना है कि यदि कोई वेक्टर x या y एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो वो वेक्टर का x कंपोनेंट भी वही होगा जो y कंपोनेंट होगा। ठीक है, करते करते आपको समझ में आने लगेगा। अब इसका y कंपोनेंट, हम ये तो y कंपोनेंट ले लिए, x कंपोनेंट भी निकाल लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर वेक्टर q बराबर लिख सकते हैं ना, क्या? 30 न्यूटन माइनस आई कैप और प्लस 30 न्यूटन जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं r वेक्टर के लिए। तो r वेक्टर का y एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 53 डिग्री। तो यहाँ पर इसको इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हम ये वेक्टर ले रहे हैं। ठीक, और ये कौन सा वेक्टर होगा? आर वाई वेक्टर होगा। तो आर वाई कितना होगा? बोलिए 53। आपको पता है कि 10 cos 53 का वैल्यू
3/5 होगा, 3/5, तो ये 2 टाइम्स हो गया, कितना है 6 न्यूटन। अब आइए, अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक वेक्टर ये होगा और ये कौन होगा, Rx। तो Rx वेक्टर क्या होगा, Rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Rx बराबर क्या, बोलिए, 10 साइन 53 डिग्री। तो 10 साइन 53 का वैल्यू 4/5, ये 2 टाइम्स में तो आ गया 8 न्यूटन। तो हम यदि लिखना चाहें R वेक्टर, तो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, तो 6 न्यूटन माइनस आई कैप, और ये कितना है 8। 6 कौन बता रहा था, आगे मत बैठना, ठीक है। तो Rx कितना हुआ 8 न्यूटन माइनस आई कैप, और यहाँ प्लस 6 न्यूटन माइनस जे कैप। इसको रीअरेंज करके लिखें तो 8 न्यूटन आई कैप और माइनस 6 न्यूटन जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है किसी को? तो R वेक्टर बराबर क्या हो गया, तो R वेक्टर निकाल लिया हमने, Q वेक्टर निकाल लिया हमने, और P वेक्टर भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब इन सब को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमें नेट रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, F वेक्टर क्या लिखे हैं, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R। अब इन सब के x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट लिखेंगे तो P का क्या है 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। बताइए, बोलिए, सब सामने लिखा हुआ है, बोलिए Q कितना है, तो 30, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर तो अभी प्लस ही लिखेंगे, यहाँ पर माइनस आई कैप कर देते हैं और उसके बाद प्लस 30 जे कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस R का वैल्यू माइनस 8 आई कैप और माइनस 6 जे कैप, ठीक। तो देखिए, x कॉम्पोनेंट P का, x कॉम्पोनेंट Q का और x कॉम्पोनेंट R का ऐड हो जाएगा, और जो y कॉम्पोनेंट होगा P का, y कॉम्पोनेंट होगा Q का, और जो y कॉम्पोनेंट होगा R का, वो एक साथ ऐड होगा। तो जहाँ जहाँ माइनस है वो माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो 16 आई कैप और यहाँ माइनस 30 आई कैप है, ठीक, और यहाँ कितना है -8। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 16, मिस्टेक्स ना हो उसके लिए कर रहे हैं ये सब, 30 माइनस 6 आई कैप लिख सकते हैं ऐसा, प्लस, अब आइए ये 12 है तो 12, और ये कितना है प्लस 30, और वो कितना है -6 जे कैप। तो आगे हम फर्दर इसको रिलेट करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 36 माइनस 16 20, तो आ जाएगा 20 माइनस आई कैप, और यहाँ पर क्या होगा 12 6 कितना होगा 18, तो 12 यानी कि 12, तो यानी कि प्लस 12 जे कैप होगा, ऐसे होगा। तो आखिर जो हमारा फाइनल फोर्स वेक्टर बना, 6 की जगह 8 होगा, कहाँ पर 6 की जगह 8 होगा, थर्ड लाइन, हाँ वही यही 8 होगा यहाँ पर, अच्छा, तो यहाँ 8 होगा तो फिर क्या बनेगा वैल्यू, तो ये -22 हो गया, ठीक है। अब सही है कैलकुलेशन, ठीक। तो 22 माइनस और 12 जे कैप है, तो इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स इन सारे फोर्सेस का समेशन है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये सारे फोर्सेस का समेशन जो आपको दिख रहा है, इसका रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में है, कहाँ पर 36 होगा, -38 जे कैप होगा। एक सेकंड, एक मिनट, ये ठीक है ना, यहाँ पर तो 12 और ये 31 और माइनस 16 माइनस 13 होगा, एक सेकंड रुक जाओ, तो उसके बाद 12 हो गया और 30 हो गया और -6 हो गया, ये तो ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 30 + 8, तो 38 माइनस 16 तो कितना होगा 14 + 8 कितना होगा 22, ये तो ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 18, हाँ अरे एक मिनट, ये -30 और 8 कितना हुआ 38 हुआ ना, 38 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा 22।
और इसमें 12 6 36 36, तो यहाँ 36 हो जाएगा। minus 36 j cap माइनस नहीं होगा, हाँ minus तो आइए यहाँ हो जाएगा 36 जे का। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में नज़र आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि नेट इफेक्ट इन सारे फोर्सेस का सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने का एक मेन रीज़न क्या लग रहा है आपको? ध्यान दो, ऊपर से उड़ जाएगा, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मास्टर तो कॉन्फिडेंट में है लेकिन हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों उधर ही, क्यों उस साइड में ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए सारे जो वैल्यूज़ हैं उसको शिफ्टिंग होगा और वो उस साइड में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्स लगेगा, लेकिन कितने एंगल पे लगेगा, मतलब उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। तो अभी ये फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे? F हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू 22 आई कैप है ना माइनस में, और प्लस कितना है? 36 जे कैप है। ठीक है, तो यदि हमको इस नेट फोर्स जो आया उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो रूट अंडर क्या करेंगे? 22 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे और फिर इनको लिखेंगे। ऑन एन एवरेज 22 का स्क्वायर क्या होता है? तो 484 और प्लस 36 का 1296 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10 हो गया 0 और यहाँ 8 होगा 7 ठीक है, ये आएगा। ये फाइनल वैल्यू हो गया एफ का मैग्नीट्यूड, यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या लिखते हैं? tan अल्फ़ा बराबर हम क्या लिखेंगे? फोर्स का y कंपोनेंट बाई फोर्स का x कंपोनेंट। तो फोर्स का y कंपोनेंट कितना है? ये है ना Fy, ये बेसिकली क्या कहलाएगा? Fy कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? Fx कहलाएगा। ठीक है, तो Fy कितना है? 36 और ये 22, तो tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक मिनट ये माइनस में है ना तो यहाँ माइनस देना होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिए ये कितना होगा? ये होगा 18 और ये 11, तो -18/11 ये आएगा डायरेक्शन। और tan का सेकंड मतलब नेगेटिव होने का मतलब, अल्फ़ा का नेगेटिव होने का मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस आया। तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया। एक तो आपको फोर्स वेक्टर मिला, ध्यान से 2 मिनट समझिए। एक तो फोर्स वेक्टर आपको मिल गया, मतलब एक वेक्टर मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया, उसका डायरेक्शन मिल गया, वेक्टर डिफाइन हो गया। वेक्टर के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे वो फॉलो हो गए। अब आइए फिर से एक बार इसको देख लीजिए, और इस तरह से हम लोग को अलग अलग रिजॉल्व करना है। तो जब हम रिजॉल्व कर लेंगे तो हमें इस तरह से उसको दिखा देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स होगा, मान लीजिए सपोज करें कि एक फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ठीक है, ये फोर्स होगा और इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर F बोलेंगे। और ये F जो है वो कितना एंगल बना रहा है? ये tan इनवर्स कितना है? -18/11, तो ये होगा नेट फोर्स। ठीक है, समझ पाए? चलिए, तो इसको आराम से लिखिए, ड्रॉ कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये क्या कोई ना डायरेक्शन बोलते हैं? ए कैप तो यूनिट वेक्टर हो गया ना। और जैसे कि अगर कोई ए वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड मॉड ए है, मॉड ए वेक्टर अपॉन आई, ये क्या होता है? क्या लिखिए, तेजी से लिखिए सब लोग, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।
इतना बोल रहा है, ये सही में बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं मेरा? हम कैसे जानेंगे कि मेरा बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं? बोलो। अच्छे अच्छे तुम लोग समझ में आया? नहीं आया तो वो तो बताओ हम। हाँ क्या फिर से मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे? जो फंडामेंटल बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करें। बोर्ड पे जो लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए सब लोग देखिए। अब तुम देखो यहाँ जी, अंकुश नाम है, क्या नाम तुम्हारा? हाँ अंकुश। तुम्हारा नाम कैसे याद है हमको पता है? हाँ मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लग सके उसको अंकुश करते हैं हम, ये सोच करके याद कर लिए इसका नाम। नहीं समझे? पहले आप लोग समय में अभी मोबाइल है ना, पहले ज़माने में मोबाइल नहीं होता था तो नंबर याद कैसे होता था? उसकी कनेक्टिविटी बनाना पड़ता था। माइंड हमेशा देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा जो माइंड है ना वो इमेज में काम करता है, इमेजेस में काम करता है। आप यदि चुपचाप 5 मिनट, मान लीजिए आपने कोई चीज़ को बढ़िया से पढ़ लिया, चुपचाप क्या कीजिए 5 मिनट बैठ के आँख बंद कर लीजिए, उसका इमेज आपके माइंड में बनने लगेगा और वही आपके माइंड को रिटेन कराएगा। समझ गए? करना खुद ही पड़ेगा। आइए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए क्या है। एक फोर्स 45 डिग्री एंगल पर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10√2। और एक फोर्स जो है वो 37 डिग्री पर है तो इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। F1 मानिए, F2 मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इसको रिजॉल्व करना आप जानते हैं। एक x कॉम्पोनेंट हुआ F1 cos 45, एक y कॉम्पोनेंट हुआ जो F1, इसको यहाँ F2 लिख देंगे, यहाँ F1 लिख दीजिए, गलती से यहाँ F1। ठीक है, अब देखिए तो एक हो गया F1 sin 45। अब ये रिजॉल्व हो गया तो आपको पूरा पता है कि F1 cos 45 कितना होगा, बताइए। जो भी होगा चलिए ठीक है, जो भी होगा आगे देख लेंगे। तो अब ये रिजॉल्व हो गया। अब एक फोर्स है उसका F2 sin cos 37 है और एक F2 sin 37 है। तो ऐसा करके हम इधर आ गए। इधर आने से क्या फ़ायदा हुआ? रिजॉल्व कर दिए तो हमारा वो कैसा दिखेगा? तो एक दिखेगा F1 cos 45, तो उसका वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। कैसे लिख दिए सर? कट गया। ठीक है, उसके बाद इधर एक और फोर्स है ना, देखिए इधर एक और फोर्स है तो वह F2 का cos 37 हो गया, उसका वैल्यू 8 न्यूटन हुआ। तो इधर नेट फोर्स कितना हो गया? ये यदि F का x कंपोनेंट लिखेंगे तो 18 न्यूटन लिखेंगे। अब y में देखिए, y में क्या है? F2 sin 45 है, F2 sin 45। तो फाइनली F2 कितना बचा? 10। और इधर कितना बचा? ये 6 न्यूटन, इधर 6 न्यूटन बचा। तो इस तरह से वेक्टर्स हमारे रिजॉल्व हुए रिजोल्यूशन मेथड से। तो बचा क्या? एक y में फोर्स लग रहा है, एक नेगेटिव y में लग रहा है, दो पॉजिटिव x में लग रहा है। दो पॉजिटिव x में लग रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होकर कितना हो गया? 18 न्यूटन। एक y में पॉजिटिव लग रहा है 10 न्यूटन, एक नेगेटिव y में 6 न्यूटन। तो ऊपर में नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? 4 न्यूटन का नेट y एक्सिस में। इसलिए रिजल्टेंट किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ 6 है। यदि यहाँ 10 होता, ऊपर 6 होता तो नेट फोर्स नीचे लगता, तो रिजल्टेंट अपोजिट होगा। उसका नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सब लोग। F यदि हम F बराबर P लेंगे ऐसे, तभी तो ये नेगेटिव वेक्टर होगा। तभी तो F P को इधर लाएंगे तो प्लस P बनेगा और वो क्या हो गया? 0। यानी कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। और यही क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है। मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। इसी को क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़े हैं? हाँ, इसको हम लोग फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम को क्या कहें? जैसे हमारे टीचर्स जनरली कहते थे कि लाइफ में इक्विलिब्रियम का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में इक्विलिब्रियम मतलब हर काम को या हर जो पार्ट है लाइफ के, उसको आप इस तरह से मैनेज कीजिए कि सारे का इफेक्ट आपके माइंड पर 0 पड़े। नहीं समझे? तो ये तो हो गया फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिलॉसफी इसके बीच में क्या कहता है या शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र बेसिकली फिलॉसफी पे ही काम करता है, मतलब फिलॉसफी बेसिकली शास्त्र पे ही काम करता है, ऐसा कहना ज़्यादा सही है। तो कहता है कि उसमें कहा जाता है कि हर संबंध अलग अलग निष्ठाओं के डोर से बंधी होती है किसी मनुष्य के साथ में। जैसे आपके बहुत सारे संबंध होंगे, आप भाई भी हैं, आप किसी के लड़के भी हैं, आप किसी के दोस्त भी हैं, आप किसी के स्टूडेंट भी हैं, सारे अलग अलग निष्ठाओं की डोरे से बंधे हुए हैं। तो सब का समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ ज़्यादा पोलराइज हो गए, एक तरफ छोड़ दिए। ठीक है।